सुप्रभात प्रिय छात्रों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस विश्व महामारी के कारण भारत सरकार ने सभी शिक्षण संस्थाओं को कुछ समय के लिए बंद किया है, जिसके चलते उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद देहरादून के अनुसार ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालन के निर्णय लिए हैं, जिससे छात्रों के शिक्षण व अध्ययन में समस्याएं न आए। आइए आज हम पूर्व मध्यमा द्वितीय खंड सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक समकालीन भारत भाग 2 की पहली यूनिट संसाधन एवं विकास नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। छात्रों, जैसे हम लोग अपनी कक्षा में अध्ययन करते थे, वैसे ही आपको अध्ययन कराया जाएगा। आप लोग अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखें। जो आपको पढ़ाया जाएगा उसको आपने नोट करते रहना है, जिससे आपको समझने में समस्या नहीं होगी। आइए हम संसाधन एवं विकास नामक अध्याय को पढ़ेंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी अथवा तकनीकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के स्तर के आधार पर संभावी विकसित भंडार और संचित कोष। संसाधनों का वर्गीकरण हम इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। संसाधन प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य, आप डायग्राम देखकर समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है। जीवमंडल अर्थात
जहाँ हम लोग निवास करते हैं और उनमें जीवन व्याप्त होता है, अर्थात सजीव होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण चट्टानें और धातुएं, अर्थात जिनमें जीवन या प्राण नहीं होता है। समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरणार्थ सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्यजीव। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। अनवीकरण योग्य संसाधन इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं, क्योंकि इनका निर्माण लंबे समय में होता है। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं। वह एक बार प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल और कोयला। स्वामित्व के आधार पर संसाधन व्यक्तिगत संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंडों, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चरागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, अर्थात सार्वजनिक होते हैं। गांव की सालिमात भूमि अर्थात चारण भूमि जिसमें पशु चारण करते हैं, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्पॉट स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील अर्थात 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। जैसे आप जानते हैं कि मुंबई हाई समुद्र में
तेल का भंडार है जिसका दोहन रिलायंस कंपनी के द्वारा किया जाता है। ऐसे ही हिंद महासागर में भी है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तट रेखा से अर्थात सीमा रेखा से, देश की सीमा रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे अर्थात उससे आगे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। आइए, क्या आप जानते हैं, देखिए नीले बॉक्स में, कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैंगनीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान आप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। संभावी संसाधन यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है, जिसका प्रमुख कारण है यहाँ पानी की कमी। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। भंडार पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल हैं। उदाहरण के लिए जल दो गैसों अर्थात H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। संचित कोष यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। आइए, संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है। जैसे कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास अर्थात उनका एकाधिकार। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं जिससे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन।
ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, अर्थात हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक खतरा मोल ले रहे हैं। इसीलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है, जिसे हम सही ढंग से समझ सकते हैं आगे। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करें। आइए इसी तरह रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, जहां 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। एजेंडा 21 क्या है, आइए समझते हैं। यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थायी एजेंडा 21 तैयार करें। प्रिय छात्रों, आज हम इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। कल यहाँ से आगे पढ़ेंगे और अभी तक जो आपको पढ़ाया गया है इसे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और साथ ही याद भी करेंगे। कल हम यहाँ से आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।